हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं हमारे रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक पर, जिसका नाम है श्री राम फाइनेंस लिमिटेड। देखिए, जब ये 713 चल रहा था लास्ट वीक संडे को, तब हमने इसे आपको एक संडे होमवर्क स्टॉक के रूप में दिया था आपके लिए एनालाइज करने के लिए। अब इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसलिए मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट हुआ। आज मैं एनालाइज करूंगा श्री राम फाइनेंस के नंबर्स कैसे दिखते हैं, अगले 3 साल की ग्रोथ कंपनी की क्या कहती है, और साथ साथ में हम निकालेंगे कंपनी के टारगेट्स बाय फंडामेंटल मींस और टेक्निकल मींस। दोनों तरीके से हम इसके टारगेट्स निकालेंगे। और फंडामेंटल टारगेट्स निकालने में आपको बहुत मजा आएगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो से हम एक्सपेक्टेड अर्निंग के हिसाब से कंपनी के प्राइस किस तरीके से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अबाउट बिजनेस ओवरव्यू कंपनी के बारे में। कंपनी एंगेज्ड है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में, मतलब क्लियरली यहाँ पर कंपनी एक फोकस काम कर रही है जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स जो भी खरीदता है उसको लोन प्रोवाइड करती है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्रक्स जो खरीदते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड जरूर किया है, और अभी कंपनी ने पर्सनल फाइनेंसिंग साथ साथ में ईवी फाइनेंसिंग मतलब ईवी व्हीकल लोन फाइनेंसिंग भी स्टार्ट कर दी है, जो FY28 तक के कंपनी का 10 to 15% ऑफ द AUM बन जाएगा। लेकिन अभी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है कंपनी का यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग से। अगर ये आपको डेटा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कंपनी की ब्रांचेस 1758 ब्रांचेस है, 1831 रूरल सेंटर्स है, और पार्टनरशिप विद 500 प्राइवेट फाइनेंसर्स ये हो चुका है। ये लेकिन FY25 मतलब मार्च 25 तक के डेटा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी का जो अपडेशन हुआ है वो 3 मंथ्स एगो हुआ है, इसलिए ये डेटा पुराना है। अगर अभी के हम डेटा की बात करें तो कंपनी की ब्रांचेस हो चुकी है 3225 ब्रांचेस। AUM जो था वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2,63,000 करोड़ का AUM था कंपनी का, जो कि अब पहुंच गया है 2,81,309 करोड़। और AUM की जो ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो है 15 to 20%, और जो सितंबर में कंपनी ने यहाँ पे मार्क किया है वो है 15.74%। मतलब जितना यहाँ पे एस्टिमेट कंपनी कर रही थी उस हिसाब से AUM ग्रो भी किया हुआ है। और आगे किस तरीके से ग्रो करेगा, आगे 3 साल में किस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने अपने प्लान्स फोकस्ड किए हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। अभी आगे चलेंगे कंपनी के नंबर्स कैसे दिखते हैं, और सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हैं। यहाँ पहले सबसे पहले कुछ रेशियोज को मैं देखूंगा। ये 1,40,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये थोड़ी सेफर साइड कंपनी है क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी मानेगी। 16.1 का स्टॉक पी है। अगर हम इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 22.3, मतलब एनी विच वेज कंपनी यहाँ पे अंडर वैल्यूड दिख रही है स्टॉक पी देखने से ही। लेकिन अगर हम पीजी रेशियो देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से यहाँ पे आपको पीजी रेशियो भी 0.36 का दिखेगा, विच इज वे लेस देन 2। मतलब यहाँ पे कंपनी काफी ओवर वैल्यूड है। और एक कंपनी NBFC कंपनी है तो कंपनी पे डेट एनी विच वेज ज्यादा ही होगा, क्योंकि डेट लेते हैं, सामने डेट प्रोवाइड करते हैं, और जो बीच का जो मार्जिन है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। ROE 15.6%, ROC 11%। प्रमोटर होल्डिंग भले ही यहाँ पर 25% है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर के अलावा 50% होल्ड करते हैं FII, 6% होल्ड करते हैं पब्लिक, और बाकी का बचा हुआ DII होल्ड करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए 50% होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे FII, 18.65 जो कि बढ़ा हुआ है 2% से। 2% FII ने स्टेक कम किया है, 2% DII ने बढ़ाया है, और यहाँ पे आपको पब्लिक का स्टेक बहुत कम दिख रहा है। और ऐसी ग्रोथ कंपनीज में पब्लिक का स्टेक आपको जनरली यहाँ पे कम दिखते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप FII और DII ही यहाँ पे खरीदी कर लेते हैं और आपको मौका मिलता नहीं है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं ऐसी ही कंपनी जहां पर रिटेल का फोकस कम बना हुआ है, और इतने गिरते हुए मार्केट से मेरा मतलब है जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। निफ्टी भले ही अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% डाउन है। ऐसे टाइम में भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी के नंबर्स, क्वार्टरली नंबर। सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स दिखेंगे। कंपनी ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू मार्क किया है 11,912 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ऑल टाइम हाई मार्क हुआ है, अभी तक के इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक के नहीं मार्क किया था कंपनी ने। मार्जिनली यहाँ पे 1% से कम हुए हैं पिछले क्वार्टर से। लेकिन अगर आप देखेंगे
तो पिछले 3 क्वार्टर से मार्जिन 27 से 26% के बीच में आ रहे थे, जो कि अब हो चुके हैं 28%, मतलब इंप्रूवमेंट यहाँ पे भी हुआ है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी को मैं देखूंगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखी है, जो कि है 2830 करोड़ से 3100 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट जो पैट है वो 10% से इंक्रीज हो चुका है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ पे भी 8% की ग्रोथ आपको दिख रही है। इस पर्टिकुलर कंपनी में हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को नहीं देखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बिल्कुल यहाँ पे कम दिखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एनबीएफसीज में हम नहीं देखते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि एनबीएफसी डेफिनेटली यहाँ पे लोन लेती है और आगे लोन प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स का कंपैरिजन भी खोल के रखा हुआ है, जो आपको इजीली यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आपको 18% की सेल्स में ग्रोथ दिख रही है, एबिटा 21% बढ़ा है, मतलब मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, और नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट कर दिया है इन लोगों ने। 78 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था सितंबर 24 में, जो कि अब यहाँ पर नहीं है, मतलब अगेन पॉजिटिव ही है कंपनी के लिए। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। एयूएम ग्रो किया है लगभग 15.74% से, विच इज अ वेरी बिग नंबर। जब आपका एयूएम 2,81,309 करोड़ पे पहुंच गया हो तो 15% की ग्रोथ बहुत बड़ी मानी जाती है। और वही हम आगे देखेंगे कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करेंगे तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी यहाँ पे 0.80 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, और कंपनी ने यहाँ पे इंप्रूव किया है, अपने एनपीए को कम करा है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है एक एनबीएफसी के लिए कि जब इनके एनपीए, मतलब जो दुबद खाते होते हैं, वो कम हो जाते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इंप्रूवमेंट आपको क्लियरली दिखता है। अब कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देखना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स देखेंगे तो 2014 में सिर्फ 1300 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी कंपनी, जो कि अब 10x हो चुका है, 10,000 करोड़ तक के पहुंच गया है। और पिछले 3 साल में ही अगर आप देखोगे तो 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 में ही आपको लगभग 5x ग्रोथ यहाँ पे 3 साल में दिख रही है। और कंपनी ने ग्रोथ पकड़ ली है। पिछले 3-4 सालों में 2,700 करोड़ से 10,000 करोड़ का सफर कंपनी ने यहाँ पे तय कर लिया है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। साथ में आप देखोगे कभी 30% के मार्जिन नहीं आते थे, कभी 40,000 करोड़ के रेवेन्यू नहीं पहुंचे हैं, फिर भी यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। साथ में रेवेन्यू भी बढ़ा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी इज डूइंग वेरी गुड। और कंपनी का फोकस एक जगह पर रहा है कि कंपनी रूरल पेनिट्रेशन करेगी, मतलब इंडिया में जितने भी गांव हैं, गांव जाके वहां पे ब्रांचेस खोलेगी और वहां पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी। और इसीलिए पर्सनल फाइनेंसिंग में भी कंपनी अभी घुसी है। साथ में आप ईवी लोन फाइनेंसिंग में भी घुसे हैं। उसी वजह से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और ये जो टीटीएम सेक्शन होता है, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी होती है नेक्स्ट ईयर की, मतलब FY26 की। तो FY26 में 9,866 करोड़ कंपनी के एस्टिमेटेड अर्निंग बताई जा सकती है, लेकिन हमने इसको अलग तरीके से यहाँ पे एनालाइज किया है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे कि हम किस तरीके से एस्टिमेटेड अर्निंग निकाल रहे हैं। देखिए, कंपनी का यहाँ पे रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, लोन बुक भी बढ़ते जाएगी, क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी है। सो लोन बुक बढ़ने से कोई इश्यू नहीं है हमें, इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई इश्यू नहीं है। कैश फ्लो में भी कोई इश्यू नहीं है, और हमने प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब चलते हैं एक राइटअप के ऊपर, जिसे मैंने आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। ये राइटअप मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, एक्सपांशन प्लान्स ऑफ श्रीराम फाइनेंस। और यहाँ पे क्लियरली काफी सारी चीजें मेंशन्ड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको ब्रांचेस बता चुका हूँ, इतनी ब्रांचेस हो चुकी है। 9.66 मिलियन कस्टमर्स हो चुके हैं कंपनी के। अगले 3 साल में 15 से 20% की AUM ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी 15.74% की ग्रोथ कंपनी ने की है। अब ओवरऑल स्ट्रैटेजिक फोकस कहाँ पे है कंपनी का, वो एक बार देख लेते हैं। स्केल रिटेल लेंडिंग, कमर्शियल व्हीकल अभी 45% यहाँ पे AUM का कंट्रीब्यूशन करता है। MSME 14.4%, पैसेंजर व्हीकल 21.17%। इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे कंपनी का फोकस बना हुआ है। साथ में यहाँ पे पर्सनल फाइनेंसिंग और साथ में ईवी लोन में भी यहाँ पे कंपनी आ चुकी है, जो कंपनी के कोर ग्रोथ ड्राइवर्स बन चुके हैं। ग्रोथ ड्राइवर के साथ डिजिटल टूल भी कंपनी यूज कर रही है, जहां पे कंपनी ने अभी श्रीराम वन ऐप करके ये एप्लीकेशन बनाई है, जिससे आप देखेंगे 90 मिलियन क्यूमुलेटिव डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं। आपका जो लोन रीपेमेंट है वो भी हो जाएगा, साथ में आपका लोन एप्लीकेशन भी हो जाएगा। मतलब एवरीथिंग विल बी डन बाय द एप्लीकेशन, जिसकी वजह से डिजिटली कंपनी आगे बढ़ रही है और ग्रीन फाइनेंसिंग पर भी फोकस कर रही है, जो कि आपका बन जाएगी
ईवी लोन। कंपनी ने यहाँ पे एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ एमएसएमई लोन में यहाँ पे पार्टनरशिप की हुई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी चलेंगे कंपनी ने जो नई चीजें करते हुए आ रही है उस पर एक बार देख लेंगे और आगे के 3 साल के एस्टिमेट्स भी देख लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे हम टारगेट्स क्या हो सकते हैं। कंपनी ने एक्वायर किया 100% स्टेक इन श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड फॉर 50.12 करोड़ इन May 25, infusing 500 crores for primary dealership, government securities trading. Further 300 crore invested in September 25 via right issue. Plans to sell 81.63 stake in Bharat Investments within 12 months. मतलब ये अगर देखेंगे तो एक छोटा इन्वेस्टमेंट है कंपनी के साइज के हिसाब से, सो इतना इम्पैक्ट ये रेवेन्यू पे लाएगा नहीं, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। पार्टनरशिप पे यहाँ पे एक डिस्कशन मैं जरूर करूंगा कि एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ कंपनी ने एमएसएमई फाइनेंसिंग पर यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप किया है। दिस एम्स टू डिसबर्स 10,000 प्लस करोड़ एनुअली, जो कि एयूएम का अगेन काफी छोटा पार्ट है और इस छोटे पार्ट से रेवेन्यू पे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा आपको। अब यहाँ पे माइलस्टोन्स एक बार देख लेंगे। माइलस्टोन में FY 25-26 में 3 लाख करोड़ का AUM पहुंच जाएगा मार्च 26 तक के, कंपनी का यह मानना है। अगर हम 15% का ग्रोथ मेंटेन रखते हैं तो डिजिटल 50% लोन वाया श्रीराम 10 मिलियन एक्टिव UPI यूजर्स, मतलब कंपनी 50% से ज्यादा काम डिजिटली करेगी और 50% मैनुअली रहेगा। 50% इज अ बिग नंबर। फंडिंग सिक्योर 2,95,000 करोड़ बोरोइंग लिमिट कंपनी की बढ़ गई है और जब कंपनी अपने लोन्स को टाइमली रीपे करती है, इंटरेस्ट को टाइमली रीपे करती है, तो ये बोरोइंग लिमिट इजीली बढ़ते जाती है और एक NBFC के लिए बोरोइंग लिमिट हमेशा से बढ़ते रहने चाहिए। मेंटेनिंग ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 20%, ROE ऑफ 18%, ये दोनों रेशियो अगर एक NBFC मेंटेन करती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, साथ साथ में कंपनी की लोन बुक्स पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और AUM ग्रोथ इजीली हो जाती है। FY 25 to 28 तक के 3.5 लाख करोड़ का यहाँ पे AUM पहुंच जाएगा। 20% CAGR, डाइवर्सिफिकेशन 20% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम फिनटेक पेमेंट्स, 10 to 15% फ्रॉम ग्रीन असेट्स, EV लोन्स, फिनटेक पेमेंट्स, UPI यूजर्स जो डिजिटली यहाँ पे पर्सनल लोन लेंगे और साथ में उस पर एक बड़ा इंटरेस्ट रेट भी देंगे जिससे मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे। अभी 3,200 ब्रांचेस है जो कि हो जाएगी 3,800। 80% प्लस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है वो समझेंगे। देश में जो भी सेक्टर लेस परफॉर्म कर रहे हैं, कम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब निचली वर्ग के सेक्टर जो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उनको लेंडिंग भी कम रेट पे प्रोवाइड करती है और ऐसे ही पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस बना हुआ रहेगा श्रीराम फाइनेंस का भी। 80% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग FY 28 तक। ESG स्कोर ऑफ more than 85, 100% digital onboarding, profitability PAT CAGR 15% plus, कंपनी बोल रही है, मैनेजमेंट बोल रही है PAT जो रहेगा मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूसली 15% से बढ़ता जाएगा और डिविडेंड्स भी कंपनी अच्छे देगी। और अगर हम देखें तो अभी भी 4.8 रुपीज का डिविडेंड दिया है, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट, क्योंकि डिविडेंड यहाँ पे आप देखेंगे एज इन Q2 रुपीज 4.8 पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है। अब चल जाएंगे हम यहाँ पे चार्ट्स पर। यहाँ पे आपके लिए मंथली चार्ट्स ओपनड है। अगर आप मंथली चार्ट्स देखेंगे तो कंपनी बार बार एक ही प्राइस से वापस से आ जा रही थी। आप देखेंगे यहाँ पे 730 से वापस रिवर्सल नीचे आ गई कंपनी, वापस 730 को टेस्ट करने आया, वापस से नीचे आ गई कंपनी, यहाँ भी 730 को टेस्ट करने आया लेकिन कंपनी वापस से नीचे आ गई। और पर्टिकुलरली यहाँ मंथली CPR बहुत क्लोज बना था, जिसकी वजह से मंथली CPR क्लोज बनने की वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट सपोर्ट बन गया कंपनी का। अगर हम देखेंगे ये लगभग 600 के पास कंपनी का सपोर्ट था, जो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेके कंपनी ऊपर आ रही थी। अब हमें मिला है एक मंथली ब्रेकआउट। ये मंथली ब्रेकआउट हमें मिला है आफ्टर अ कंसोलिडेशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑलमोस्ट 1 ईयर कंसोलिडेशन। और 1 ईयर कंसोलिडेशन के बाद ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जिसमें हमारे टेक्निकल टारगेट्स क्या होंगे वो देख लेंगे। कंपनी यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेट मेंटेन रख रही थी और इतनी वॉलेटिलिटी कंपनी में बनी हुई है, तो वही वेट मुझे लगता है कि आपको आगे भी देखने को मिल सकती है और आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं जो कि बन जाएंगे 1000। राइट, अब हम चलेंगे, ये हो गया टेक्निकल टारगेट्स। अब हम चलेंगे यहाँ पे फंडामेंटल टारगेट्स।
हम टारगेट्स को प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट से निकालेंगे कि पर्टिकुलर टारगेट्स किस हिसाब से निकलेंगे। राइट, यहाँ पे मैं मार्च 25 का डेटा लिखूंगा। AUM था 2,63,190 करोड़, रेवेन्यू था 43,941 करोड़ फॉर द होल ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 9,576 करोड़। मतलब रेवेन्यू हो गया परसेंटेज ऑफ AUM, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय AUM, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय AUM हम करेंगे अगर, तो वो आ जाएगा 16.69%। और अगर हम पैट निकालेंगे ऑफ AUM तो वो आ जाएगा 3.63%। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एस्टिमेटेड डेटा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्च 25 में आपको पर्टिकुलरली कंपनी का जो PE रेशियो था, वो PE रेशियो आपको लगभग 14 के आसपास मिलेगा, जो कि अब बढ़ गया है बिकॉज यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है। PE रेशियो से अगर हम EPS को इंटू करेंगे, EPS was 50.81। अगर आप देखेंगे मार्च 25 के एंड में EPS was 50.81। इन दोनों को अगर आप इंटू करेंगे तो आपका निकल जाएगा प्राइस 50.81 इंटू 14, वो आ जाता है 711, जहां पे ये प्राइस पहले भी ट्रेड कर रहा था। मतलब 711 से बार बार प्राइस नीचे आ जा रहा था। अब यहां पे हम एस्टिमेटेड डेटा निकालेंगे जो कि है मार्च 25 का। AUM पहुंच जाएगा 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ का अगर मैं यहाँ पे 16.69% निकालूंगा, वो आ जाएगा लगभग रेवेन्यू हमारा आ जाएगा 50,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। पैट हमारा आ जाएगा 3.63% ऑफ 3 लाख करोड़, मतलब 10,890 करोड़ का एस्टिमेटेड पैट आ जाएगा हमारा। इससे मैं निकाल लूंगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड EPS हमारा आ जाएगा। अगर पर्टिकुलरली 9,576 करोड़ पे आपको 50.81 का EPS मिल रहा था, तो उसी को मैं 50.81 इंटू 10,890 डिवाइड बाय 95676 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको एक्सपेक्टेड EPS मिल जाएगा। थोड़ा टिपिकल जरूर हो सकता है आपके लिए, लेकिन समझ में जरूर आएगा आपको। एक्सपेक्टेड EPS यहाँ पे 57.67 आ गया हमारा। यही पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड EPS को मुझे एक्सपेक्टेड PE रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड PE रेशियो हमें पता नहीं है, इसलिए हम PE रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 16.5 है, और यहाँ पे हमारा निकल जाएगा प्राइस एक्सपेक्टेड मतलब टारगेट 951 का। यहाँ पे अगर कंपनी जो यहाँ पे दावे कर रही है कि 15% से 20% की यहाँ पे ग्रोथ होगी, तो ये पर्टिकुलर टारगेट्स कंपनी के निकल के आएंगे, जो कि हमारे टेक्निकल टारगेट्स थे 1000। देखिए, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बिल्कुल आपको देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर शेयर में, लेकिन अगेन 1 साल के अंदर अंदर आपको ये टारगेट्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है आपको। वापस से आप यहाँ पे चार्ट्स पे आ जाएंगे। चार्ट्स में डेली चार्ट्स खोलेंगे। डेली चार्ट्स में आपको क्लियरली यहाँ पे क्लोज CPR बनते हुए दिख रहा है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा 613 रुपए। ये पर्टिकुलर लेवल आपका सपोर्ट बन जाएगा। ये आप वेट भी कर सकते हैं, 1 नवंबर को नया CPR बनेगा। नया CPR भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज थोड़ा सा हाई लेवल स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन अगर आपके टारगेट 1000 है तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन जाएगा अच्छे से। सो 2.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, और इजीली यहाँ पे आप 613 का टारगेट या स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था एनालिसिस वीडियो श्रीराम फाइनेंस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।